हेलो दोस्तों, विकास अकेडमी गुना एमपी में आपका स्वागत है। मैं विकास रघुवंशी। आज हम आपके लिए फिर से एमपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं जिससे हम आपकी तैयारी अच्छे से करा सकें। और आपके लिए खुशखबरी है, हम आपको एक खुशखबरी देना चाहते हैं। जो मध्य प्रदेश एमपी पुलिस के जो एग्ज़ाम होने वाले थे, जो मार्च में होने थे, उनकी डेट अब बढ़ चुकी है। जो अप्रैल में होने वाले हैं उनकी भी अब डेट बढ़ चुकी है, यानी पहले मार्च में थे, अब अप्रैल में थे, तो उनकी डेट बढ़ चुकी है। यानी जो कोविड-19 के कारण जो बीमारी क्या है वो ज़्यादा फैलने लगी है, इस वजह से ये बढ़ चुकी हैं। तो आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है, आप और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की बटन को दबा देना, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल विकास अकेडमी गुना एमपी की प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आज के क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए शुरुआत करते हैं। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2017 27 अगस्त 2017 9 AM, यानी कि सुबह वाली जो फर्स्ट शिफ्ट है उसका ये एग्ज़ाम पेपर है। ठीक है, तो हम ये सुबह वाली फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम पेपर कर रहे हैं। इसमें हम जीके और जीएस वाले क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को स्किप ना करें, यानी बीच में ना छोड़ें। आप वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखें, जिससे आपको सभी क्वेश्चनों को अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए भारत के किस पड़ोसी देश को अरबों ने सैंडिब कहा था? यानी जो अरबों ने ये भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जिसको क्या कहा है? सेरेंडिब, यानी सेरेंडिब कहा है। सेरेंडिब नाम की एक संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो यानी कह सकते हैं इसको एक नाम भी दिया गया है। तो देखिए इसमें ऑप्शन हम देखते हैं। पहला म्यांमार है, दूसरा श्रीलंका, तीसरा नेपाल, चौथा पाकिस्तान है। तो इसमें राइट आंसर क्या माना है इन्होंने? श्रीलंका माना है, यानी श्रीलंका हमारा दूसरा वाला राइट आंसर होगा। इससे हमें एक क्वेश्चन और तैयार हो जाता है कि हमारे भारत देश के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो आपको ये विशेषकर याद रखना है कि हमारे भारत देश के पड़ोसी देश विशेषकर कौन से हैं। म्यांमार है, श्रीलंका है, नेपाल है और पाकिस्तान। पाकिस्तान ऊपरी साइड, अगर मैप में देखोगे ये नेपाल आता है, ये पूर्वी साइड में रहता है, उधर ही म्यांमार भी है और ये श्रीलंका दक्षिण साइड में आता है। ठीक है, तो अब ये विशेषकर याद रखना कि हमारे ये भारत देश के पड़ोसी देश हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि भारत के किस पड़ोसी देश को अरबों ने सेरेंडिप कहा है? सेरेंडिप किसको कहा है? श्रीलंका को कहा है। दूसरा वाला ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर में किस देवता की पूजा की जाती है? यानी ये भगवान से रिलेटेड क्वेश्चन है, मंदिरों से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें ये पूछा है कि तिरुपति आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर है, उसमें कौन से भगवान की मूर्ति है उसकी पूजा की जाती है? देखिए देखते हैं। पहला ऑप्शन गणेश जी की, दूसरी शिव की, तीसरी इंद्र की और चौथी बालाजी की। यानी चौथा ऑप्शन है इसमें क्या है? बालाजी। तो इसका राइट आंसर क्या है? बालाजी है, यानी बालाजी की तिरुपति मंदिर में पूजा की जाती है। यानी बालाजी का मतलब यहाँ पे क्या है? विष्णु भगवान से है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे क्या है? विष्णु भगवान से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। यानी बालाजी विष्णु भगवान कहते हैं। बालाजी कहने को तो हनुमान जी महाराज यानी हनुमान जी भगवान को भी कहते हैं, लेकिन तिरुपति मंदिर में विष्णु भगवान को ज्यादातर कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा कहाँ पे? आंध्र प्रदेश की तिरुपति मंदिर में बालाजी की पूजा की जाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कपिल धारा, मानधार, द्वंद्वाधार में क्या समानता है? यानी जो धाराएं दी गई हैं इसमें ये क्या लिखा है? द्वंद्वा धारा होनी चाहिए, वैसे लिखा है द्वंद्वा धारा, यानी क्या लिखा है? द्वंद्वा धारा लिखा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इसमें दिया है। ठीक है, तो कपिल धारा, मानधार और द्वंद्वा धारा में क्या समानता है? इसमें समानता पूछिए। देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं, सभी सहायक नदियां हैं, दूसरा सभी ज्वलनद मुख हैं, तीसरा सभी डेल्टाई हैं और
चौथा है सभी झरने हैं, यानी इसमें यही पूछा है, तो ये सभी क्या है, एक झरने हैं, यानी इसमें राइट आंसर इन्होंने क्या माना है, सभी झरने हैं, तो आपको ये याद रखना होगा, ठीक है। यानी कपिल धारा, मानधार और धुंधवा धारा ये सभी के एक झरने के रूप में बहते हैं, तो इसका चौथा वाला राइट आंसर होगा, ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यानी इसमें हमें जो टॉपिक को देखने चलता है कि कौन कौन से टॉपिक से इसमें अच्छे से क्वेश्चन आए हैं। यानी अभी देखा हमने मंदिरों वाला भी टॉपिक आया था, इसमें टेम्पल वाला भी आया था, फिर वाटरफॉल्स यानी झरनों वाला भी आया था, तो ये आपको विशेषकर अच्छे से कर लेना है, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो सके, ठीक है। चलिए अभी वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। अरुंधति भट्टाचार्य किस बैंक की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, यानी इसमें अरुंधति के बारे में पूछा है। जो अरुंधति भट्टाचार्य थी वो किस बैंक की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। देखिए पहला कैनरा बैंक, दूसरा एक्सिस बैंक, तीसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI कहते हैं, ये SBI इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, तो आपको याद रखना होगा, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और तीसरा है ICICI, सॉरी चौथा है कौन सा, ICICI, तो इसका राइट आंसर इन्होंने क्या माना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI की अरुंधति भट्टाचार्य प्रथम महिला अध्यक्ष थी, तो इसका राइट आंसर कौन सा, ये तीसरा वाला हुआ, ठीक है, तो आपको याद रखना है। यानी इसमें बैंकों से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको ये टॉपिक विशेषकर याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है, यानी ये इन्होंने पूछा है। जो नर्मदा नदी है जो मध्य प्रदेश के बीचों बीच से निकलती है, ये कह सकते हैं जो MP को दो भागों में बांटती है, एक ऊपर एक नीचे भी, यानी कह सकते हैं उत्तरी और दक्षिणी मध्य प्रदेश में भी बांटती है। तो इसमें नर्मदा नदी में है जो सबसे बड़ा बांध कौन सा है। देखिए पहला बरना बांध, दूसरा तिगरा बांध, तीसरा बरगी और चौथा है सरदार सरोवर। तो हमको सभी को पता है कि नर्मदा नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा बांध कौन सा है, सरदार सरोवर बांध है, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, इससे बिजली भी बनाई जाती है, ठीक है, तो ये चौथा वाला इसका राइट आंसर होगा। नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है, सरदार सरोवर है। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का ब्लैंक में अनुमोदन किया है, यानी किस सन में नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को लागू किया है, यानी शुरुआत की है। तो इसके ऑप्शन पहला 2014, दूसरा 2002, तीसरा 2010 और चौथा 2017, यानी कह सकते हैं कि नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब लागू की गई है। तो कब, इसका राइट आंसर क्या है, 2017 में, यानी इसका चौथा वाला राइट आंसर होगा। ये नई स्वास्थ्य नीति, नई हेल्थ पॉलिसी 2017 में केंद्र सरकार ने इसे लागू किया है, ठीक है, तो आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, यानी वर्तमान में पूछा गया है। 2017 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे, यानी करंट से संबंधित ये क्वेश्चन है, तो आपको करंट भी अच्छे से करके चलना है। चलिए देखते हैं कौन है। पहला YV रेड्डी, दूसरा मोटेंग सिंह, तीसरा रघुराम राजन, चौथा उर्जित पटेल, ठीक है, तो ये करंट का क्वेश्चन है। उस समय कौन, उर्जित पटेल थे, ठीक है, तो आपको ये याद रखना होगा, यानी इसका राइट आंसर कौन सा वाला, चौथा वाला होगा, यानी उर्जित पटेल भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन थे, यानी भारतीय जनता पार्टी को इस शॉर्ट में BJP कहते हैं, ठीक है, तो आपको ये विशेषकर याद रखना है, यानी भाजपा कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के इसमें क्या पूछा है, संस्थापक पूछा है। देखिए पहला BD सावरकर है, दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी, तीसरा श्यामा प्रसाद मुखर्जी और चौथा है लाल कृष्ण आडवाणी। तो इसका इन्होंने राइट आंसर क्या माना है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी। आप कंफ्यूजन मत होना कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय जनसंघ, क्या भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी, ठीक है, तो ये बाद में चल के ये भारतीय जनसंघ ही क्या बना, भाजपा बना है, ठीक है, तो आपको याद रखना होगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही
भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा। हम आपको बता दें कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम भी है जो कि मध्य प्रदेश की गुना जिले में स्थित है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम कहाँ है, जो मध्य प्रदेश के गुना जिले में स्थित है। ठीक है, यानी गुना में। तो आपको ये विशेषकर याद रखना है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश के गुना जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है? पहली भारतीय महिला पहलवान कौन ने व्यक्तिगत पदक जीता है? देखिए ऑप्शन पहला साक्षी मलिक, दूसरा कविता दलाल, तीसरा गीता फोगट और चौथा है पविता फोगट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? साक्षी मलिक। यानी साक्षी मलिक पहली महिला है जिन्होंने ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीता है, यानी भारत की पहली महिला पहलवान है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा, यानी इसमें खिलाड़ियों से भी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम कहाँ से निकाला गया था? यानी भारत में सबसे पहले पेट्रोलियम कहाँ मिला था? देखिए ऑप्शन देखते हैं। पहला डिगबोई, दूसरा कोयली, तीसरा अंकलेश्वर, चौथा बॉम्बे। तो इसका राइट आंसर क्या है? डिगबोई। यानी डिगबोई में है सबसे पहले पेट्रोलियम की शुरुआत की गई थी, यानी पेट्रोलियम यहाँ से मिला था। तो इनका राइट आंसर पहला वाला होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भारत में पेट्रोलियम की शुरुआत डिगबोई से हुई थी। चलिए अब देखिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले के गांव को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है? पहला सिद्धि, दूसरा सागर, तीसरा सतना, चौथा दमोह। यानी सतना, इसमें इसका राइट आंसर क्या है? सतना जिले के एक गांव को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट के तहत शामिल किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा सतना जिले का एक गांव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भीमबेटका गुफाएं किस जिले में स्थित है? यानी इसमें गुफाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछा है कि भीमबेटका गुफाएं किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन ग्वालियर, दूसरा उज्जैन, तीसरा सांची और चौथा रायसेन। यानी ऐसे वाले क्वेश्चन में अगर हमें याद है तो हम डायरेक्ट बता देते हैं कि इसका क्या राइट आंसर रायसेन, चौथा वाला इसका राइट आंसर होगा। भीमबेटका गुफा कहाँ है? रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें हम मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चनों को छोड़ते चलते हैं। ठीक है, जो हम आपको अगली वीडियो में सॉल्व कराएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें अभी भी ये मैथ रीजनिंग के ही क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें एक कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन बहुत टफ आते हैं, तो इनको हम जरूर देखेंगे। चलिए देखते हैं। भारत की खोज में लेखक कौन है? यानी भारत की खोज नामक एक पुस्तक है। ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसका हिंदी अर्थ भी आपको याद रखना है, ये भी पूछ लिया जाता है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज के लेखक कौन है? पहला R.K. नारायण, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा जवाहरलाल नेहरू, चौथा अरुंधति राय। तो इसका राइट आंसर क्या है? जवाहरलाल नेहरू है, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके लेखक हैं, यानी तो तीसरा वाला इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भारत की खोज नामक पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16वीं शताब्दी के अंत में बादशाह अकबर द्वारा शुरू किए गए धार्मिक आंदोलन का नाम बताइए। यानी 16वीं शताब्दी में बादशाह अकबर ने एक धार्मिक आंदोलन की शुरुआत किया था, तो उसका नाम क्या है? देखिए पहला जजिया, दूसरा जौहर, तीसरा दीन इलाही, चौथा खराज। देखिए अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं, जजिया और खराज ये तो कर थे। ठीक है, ये जौहर, जौहर क्या होता था, जो पहले की रानियां थी वो अगर कोई किले पे हमला करता था तो वो सभी अब एक साथ मिलके एक अग्नि के कुंड में जौहर कर देती थी, तो उसे जौहर कहते हैं। तो ये होगा नहीं। आप ज़्यादातर क्वेश्चनों को हटाने की, यानी जो ऑप्शन होते हैं ना, जो ऑप्शनों में क्वेश्चन के ऑप्शनों को हटाने की कोशिश करा करें कि इसमें ये वाला नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका बच्चा हुआ क्या हुआ? दीन इलाही। दीन इलाही एक धर्म था जो कि अकबर ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, तो इसके बाद वह धर्म का प्रचार प्रसार करता था। तो इसका राइट आंसर कौन सा? ये तीसरा वाला होगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूरे कार्यकाल के लिए राज्यसभा में चुना जाने वाला एक सदस्य ब्लैंक की अवधि के लिए सेवारत होता है। इसमें यह पूछा है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, यानी इसके लिए वो चुना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, 6 वर्ष, यानी 6 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हुआ, चौथा वाला हुआ, यानी वह व्यक्ति 6 वर्ष के लिए मनोनीत किया जाता है, यानी सेवारत रहता है। यानी राज्यसभा में जो चुना जाता है वो 6 वर्ष के लिए रहता है, लोकसभा में जो 5 वर्ष के लिए रहता है। ठीक है, तो आपको ये विशेष का याद रखना होगा, ये क्या है, राज्यसभा। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी राज्य में स्थित है, यानी तो इसका ये पूछा है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है। पहला उत्तराखंड, दूसरा असम, तीसरा तमिलनाडु, चौथा महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर क्या है, महाराष्ट्र, इन्होंने राइट आंसर माना है, तो महाराष्ट्र चौथा वाला इसका राइट आंसर हुआ कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये रीजनिंग मैथ वाले क्वेश्चन आते हैं। ये है, मैकमोहन रेखा ब्लैंक एवं की सीमा को प्रभावित करती है, यानी इसमें पूछा है जो मैकमोहन रेखा है वह किन किन देशों के बीच बनी हुई है, यानी कंट्री के बीच बनी हुई है जो मैकमोहन रेखा है। ठीक है, देखिए देखते हैं ये मैकमोहन रेखा किसके, पहला ऑप्शन है भारत एवं पाकिस्तान, दूसरा भारत एवं चीन, तीसरा भारत एवं नेपाल, चौथा भारत एवं बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर क्या है, भारत एवं चीन के बीच ये मैकमोहन रेखा बनी हुई है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा, पहला राइट आंसर क्या होगा इसका, दूसरा वाला होगा भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा बनी हुई है। तो अब ये मैकमोहन रेखा जो लूसेंट की बुक होती है उसके पीछे में ये दिए जाते हैं ऑनलाइन फैक्ट में, वहाँ पे ये विविध में कह सकते हैं, विविध में ये मिलते हैं, तो वहाँ से आप अच्छे से याद कर सकते हैं। आपके लिए अब तो खुशखबरी है कि एमपी पुलिस की डेट भी बढ़ चुकी है, तो और अच्छे से अपनी तैयारी को कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना ब्लैंक में की थी, यानी इसकी कहाँ की थी। पहला ऑप्शन कन्याकुमारी, दूसरा बेलूर, तीसरा हावड़ा, चौथा शिकागो। तो उन्होंने ये पूछा, स्थान पूछा है कि विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत कहाँ से, यानी स्थापना कहाँ से की थी। तो इसका राइट आंसर क्या है, बेलूर, यानी बेलूर मठ इसी को कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा कि बेलूर मठ भी आ जाता है कहीं कहीं पे, तो बेलूर मठ में की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत क्रांति के, यानी किन्हें श्वेत क्रांति के जनक एवं मिल्कमैन ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है, यानी श्वेत क्रांति के रूप में, यानी श्वेत क्रांति का जनक, फादर ऑफ श्वेत क्रांति किसे कहा जाता है। पहला एम.एस. स्वामीनाथन, दूसरा एच.एम. दलाया, तीसरा त्रिभुवन दास पटेल, चौथा वर्गीस कुरियन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये वर्गीस कुरियन माना गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है वर्गीस कुरियन है जो ही मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्रांतियाँ होती हैं, यानी फूलों से संबंधित भी होती है, हरियाली से भी संबंधित होती है, जो हरियाली से संबंधित होती है हरित क्रांति कहते हैं, फूलों से संबंधित होती है इसे पीली क्रांति कहते हैं, तेल से भी संबंधित होती है उसे भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्रांतियाँ होती हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सरदार सरोवर बांध की परिकल्पना इन्होंने की थी। देखिए सरदार सरोवर बांध से ही दो क्वेश्चन आ जाते हैं। एक ये पूछा था पहले ऊपर था कि नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है, सरदार सरोवर। एक ये पूछ लिया, तो ये बांधों को अच्छी तरीके से कर लेना। देखिए ऑप्शन है इंदिरा गांधी ने, दूसरी जवाहरलाल नेहरू ने, तीसरा मेनका गांधी ने, और चौथा है मेधा पाटकर ने। तो इसका राइट आंसर क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरदार सरोवर बांध की परिकल्पना की बनने की बात कही थी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ये दूसरा वाला होगा। ठीक है, तो आपको ये इसका याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें हम देख लेते हैं एक क्या भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए हम इसको देखते हैं कि एक विषम ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें क्या एक विषम ज्ञात करना है, तो भाषा रिलेटेड वो क्वेश्चन में करते चलेंगे। देखिए खूबसूरत और मनोहर, इसमें पहला दिया है खूबसूरत और मनोहर, दूसरा भाई और चिंता, तीसरा ठंडा और शीतल, चौथा है टालना और खोजना।
तो ये आपको ये विशेषकर अच्छे से करना है। तो इसका क्या है, टालना और खोजना ये सबसे अलग है, ठीक है। तो आपको ये विषम छाटना अलग छाटना होता है, ठीक है। तो हम ये भाषा वाले क्वेश्चन उनको भी करते चलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो क्या होता है, रीडिंग में भाषा वाले क्वेश्चन भी आते हैं, इसमें कहते हैं कि अलग को छांटिए, वो भी हम करते चलेंगे। और हम आपको ये मैथ रीडिंग की एक अलग सी वीडियो भी लेके आएंगे, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, इसमें समझ में आ रहा हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर जरूर बताएं। अगर आपको इसमें कुछ कमी दिख रही हो, तब भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर बताएं कि सर इसमें ये कमी है, आप इसको अच्छा करिए। क्या होता है, आप अगर कमेंट करती हो तो हमें लगता है हाँ क्या इस वीडियो को कोई पढ़ रहा है, समझ रहा है और देख रहा है। अगर आप कमेंट करोगे तो हमारा मोटिवेशन हम अच्छे से और करके लाएंगे, ठीक है। तो आप हमको ये जरूर से जरूर कमेंट कर बताना कि वीडियो कैसी लगी है। चलिए और नीचे चलते हैं, देखते हैं कि अब ये जीके जीएस साइंस वाले क्वेश्चन कहाँ आते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब ये मैथ के और रीजनिंग के ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। जल्दी करते हैं, आप जरूर अपनी तैयारी को और अच्छे से करके रखें, क्योंकि एमपी पुलिस की अभी डेट बढ़ चुकी है। तो आपके लिए बहुत अच्छी यानी खुशखबरी की बात है, ठीक है। यानी हमने इसकी एमपी पुलिस की वीडियो डेट बढ़ने की बना के डाल दी है, तो आप उसे और अच्छे से जाकर भी देख सकते हैं। आप प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पर सीधे जाकर भी देख सकते हैं कि इसकी डेट बढ़ चुकी है, ठीक है। चलिए और देखते हैं हम, इसमें देखिए भाषा वाला ये क्वेश्चन आ गया, इसे करते हैं। आंध्र पाचे हुई खाद्य पदार्थों को अवशोषित करती है, किस प्रकार की उपकला कोशिकाओं इसके लिए उत्तरदायी हैं। ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार पढ़ देते हैं, अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप अच्छे से जरूर पढ़ा करें इसे। आत्र पचे हुए यानी अध पचे हुए, एक तरह से अध पचे हुए खाद्य पदार्थ को अवशोषित करती है, किस प्रकार की उपकला ऊतक कोशिकाएं उसके लिए उत्तरदायी होती हैं। यानी जो अध पचे हुए खाने को पूरी तरह से पकाने के लिए कौन सी ग्रंथियां उत्तरदायी होती हैं। पहली ग्रंथि उपकला, दूसरी घानाकार उपकला, तीसरी स्तंभकार उपकला, चौथी है स्त्रशगीली उपकला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्तंभकार उपकला होती हैं जो खाने को पूरा अवशोषित कर लेती हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ये तीसरा वाला होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। भारी भार जैसे कि भारी धातुएं, स्टील की धरनी तथा स्क्रैप लोहे की वस्तुएं लोडिंग व अनलोडिंग उद्देश्यों के लिए उठाने तथा परिवहन हेतु प्रयुक्त होने वाली चुंबकीय निम्न कहलाते हैं। तो इसको देखते हैं, पहला ऑप्शन दिया है विद्युतीय चुंबक, दूसरा प्रतिचुंबक, तीसरा स्थायी चुंबक, चौथा अनुचुंबक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विद्युतीय चुंबक इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आता तो आप इसको एक बार जरूर पढ़ना, और इसका राइट आंसर पहला वाला होगा, विद्युतीय चुंबक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। लाल रक्त कणिकाओं के लिए दूसरा शब्द बताइए, यानी लाल रक्त कणिकाओं को और किस नाम से जानते हैं, इसमें ये पूछा है। पहला ऑप्शन एंथ्रोसाइट, दूसरा ल्यूकोसाइट, तीसरा कॉन्ड्रोसाइट, तीसरा ओस्टियोसाइट। तो आपको ये याद जरूर रखना है कि हम एंथ्रोसाइट के लिए रेड ब्लड कार्पल्स को हम क्या कहते हैं, एंथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं, यानी इसे हम शॉर्ट में RBC कहते हैं, यानी रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहला वाला होगा। तो इसकी फुल फॉर्म जरूर से जरूर याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रकाया जो कि एस्ट्रोजन से प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। एक एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है जो शरीर में निकलता है, वो किससे प्रभावित नहीं होता है। पहला ऑप्शन अंडाशयों से अंडों का निर्मुक्त होना, दूसरा शुक्राणुओं का निर्मुक्त होना, तीसरा स्तनों का विकास, चौथा मासिक चक्र। तो इसका राइट आंसर क्या है, शुक्राणुओं का निर्माण। यानी ये एस्ट्रोजन से प्रभावित कौन सा नहीं होता, शुक्राणुओं के निर्माण से प्रभावित नहीं होता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, दूसरा वाला हुआ। तो आपको विशेषकर याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया था, यहाँ स्थापित किया गया था। तो पहला ऑप्शन है राणा प्रताप सागर में, दूसरा ट्रॉम्बे, तीसरा तारापुर, चौथा कलपक्कम।
तो इसका राइट आंसर क्या है, त्राम्बे माना है। त्राम्बे में ही कौन से पहला भारतीय नाभिकीय रिएक्टर स्थापित किया था, तो इसका ये दूसरा वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपशिष्ट जल उपचार के दौरान प्लास्टिक की बोतलों, प्लास्टिक के डिब्बों आदि जैसी बड़ी वस्तुओं को इसके द्वारा हटाया जाता है। पहला ऑप्शन बार स्क्रीन, दूसरा निस्पंदन, चौथा बातन और तीसरा बातन है, चौथा क्लोरीन है। तो इसका राइट आंसर क्या है, बार स्क्रीन, यानी बार स्क्रीन के तहत ही इसको हटाया जाता है। तो इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तारों का वह समूह जो आकाश में एक आकृति बनाया दिखता है कहलाता है। पहला तारामंडल, दूसरा धूमकेतु, तीसरा क्षुद्र ग्रह, चौथा उल्का। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, तारामंडल। यानी क्या होता है, तारे एक साथ होकर कोई सी आकृति बनाते हैं तो उसे आकाश में एक तारामंडल कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक उल्टे गिलास को जलती हुई मोमबत्ती पर रखने पर कुछ समय बाद मोमबत्ती क्यों बुझ जाती है, इसका कारण क्या है। इसका सीधी हम कह सकते हैं कि इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि हर चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन को जरूरत पड़ती है। तो आपको ये विशेष कर याद रखना है। ठीक है, नहीं O2 हर किसी को चाहिए, तो ये विशेष कर याद रखना। नहीं अगर नहीं होगी तो वहाँ पे कोई सी वस्तु नहीं जलेगी। पहला ऑप्शन है ज्वलन ताप का कम होना, दूसरा मोमबत्ती में मोम की अनुपलब्धता, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपलब्धता, चौथा है ऑक्सीजन की अनुपलब्धता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इन्होंने यही माना है कि ऑक्सीजन की अनुपलब्धता, यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसका नहीं बुझ जाती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, चौथा होगा। ठीक है, तो आपको विशेष कर याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सोनम ने गिलास पानी में एक बड़ा चम्मच नमक डालकर इसे मिला दिया, नमक गायब हो गया, इससे होने वाले परिवर्तन को किस प्रकार पहचानेंगे। यानी इसमें कह सकते हैं कि आप करके भी देख सकते हैं, नमक डालना या शक्कर डालना, इनको डालने से ये घुल जाती है। तो ये परिवर्तन क्या कहलाता है। पहला जैव परिवर्तन, दूसरा कोई परिवर्तन नहीं, तीसरा भौतिक परिवर्तन, चौथा रासायनिक परिवर्तन। तो ये क्या होगा, एक भौतिक परिवर्तन होता है, यानी जो भारी रूप से परिवर्तन हो गया देखा नहीं तो क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जैसे क्रिया करना, जैसे आप नॉर्मली रूप पे कह सकते हैं कि लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि इसमें उसका आकार बदल जाता है। ठीक है, यानी उसमें एक परस्ती चढ़ जाती है, लाल लाल में हो जाता है। तो ये भौतिक परिवर्तन है, इसका राइट आंसर तीसरा वाला होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाहित मल ताल के किनारे किस प्रकार के वृक्ष लगाए जाते हैं। पहले सागौन, दूसरे सिल्वर ओक, तीसरे पोमिंगा, चौथा यूकेलिप्टस। तो इसका राइट आंसर क्या है, यूकेलिप्टस के पेड़ लगाए जाते हैं जो बाह्य ताल के किनारे पर। ठीक है, तो आपको याद रखना है, चौथा वाला इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइफाइड की रोकथाम के लिए प्रयुक्त होने वाली वैक्सीन टीका का नाम क्या है, यानी टाइफाइड की बीमारी को दूर करता है। पहला BCG, दूसरा मॉकी ड्रॉप, तीसरा DPT का टीका, चौथा है TB का टीका। तो इसका राइट आंसर क्या है, TAB का टीका है जो टाइफाइड की बीमारी को दूर करता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, चौथा वाला इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक है। पहला अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में रूपांतरित करते हैं, दूसरा कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में रूपांतरित करते हैं, तीसरा कार्बनिक पदार्थों को सरल स्वरूप में रूपांतरित करते हैं, चौथा कार्बनिक यौगों का भंजन नहीं करते हैं। तो इन्होंने इसका राइट आंसर माना है कार्बनिक पदार्थों को सरल रूप से रूपांतरित करती हैं। तो इसका कौन सा, ये तीसरा वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी इसमें मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए हम इसके जीके वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर अभी भी आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक संरक्षित क्षेत्र नहीं है, यानी संरक्षित नहीं किया गया। पहला राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा राष्ट्रीय अभ्यारण्य, तीसरा चिड़ियाघर, चौथा है जैव मंडल नीचे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चिड़िया, यानी कि जू को संरक्षित नहीं किया गया है। ठीक है, यानी इनको राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, इनको जैव मंडल को इनको संचित कर दिया गया है, इनकी सुरक्षा कर दी गई, प्रोटेक्ट एरिया घोषित कर दिया गया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑर्थोपोडा का अर्थ है, यानी इसमें जो ग्रुप है साइंस में उसके बारे में पूछा है। लंबी स्पार्क, दूसरा संश्लेषित पैर, तीसरा संश्लेषित शरीर, चौथा है खंडित शरीर। तो इसका शुद्ध रूप क्या है? संश्लेषित शरीर यानी जॉइंट लेग। यानी इस ग्रुप में पाए जाने वाले सभी जो जीव जंतु होते हैं वो क्या होते हैं? संश्लेषित पैर उनके जॉइंट होते हैं। ठीक है, आपको याद रखना, ये इनकी पहचान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह हार्मोन जो पुरुषों में गुण लैंगिक लक्षण के विकास के लिए नियंत्रित करता है, तो उसे कौन सा है? पहला टेस्टोस्टेरोन, दूसरा प्रोजेस्टेरोन, चौथा एड्रेनलिन, चौथा थायरॉक्सिन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो ये विश्लेषण से निकलता है, तो आपको ये याद रखना होगा। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन अच्छे से नहीं है तो एक बार पढ़ लेते हैं। वह हार्मोन जो पुरुषों में लैंगिक लक्षण के विकास को नियंत्रित करता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? टेस्टोस्टेरोन, यानी पहला वाला इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा। देखिए अब देखते हैं कि और क्वेश्चन है कि नहीं, यानी अब ये क्वेश्चन पूरे समाप्त हो चुके हैं। अगर आपको अभी भी इस वीडियो में कुछ समझ में ना आया हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर पूछ सकते हैं। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, जिससे उनको जीएसटी के बारे में क्वेश्चनों के सॉल्व पेपर मिल सके। ठीक है, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। अगर अभी भी आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।